हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग विस्बर्ड्स मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस क्या होता है। अब हमें पता है डायग्नोसिस डायग्नोसिस हमने कहाँ सुना है। हम लोग हमेशा डॉक्टर की लैंग्वेज में सुनते हैं डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आप पहले फुल्ली डिटेल में जाओगे, उसके बाद उसमें कोई सोल्यूशन लोगे, उसके बाद कोई एक्शन लोगे। अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर पहले हमारे जितने एक पेशेंट है उसके सारे टेस्ट वगैरह करवाता है, वो उसकी रिपोर्ट्स देखता है, उसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट करता है। उसके बाद उसको वो बताता है कि आपको क्या मेडिसिन लेनी है, आपको क्या फॉलो करना है, आपके क्या क्या चेंजेस होंगे आपके डाइट में। तो वो क्या हो गया? डायग्नोसिस, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना विद द फुल डिटेल, विद द फुल एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस। अब ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस क्या है कि हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारी करंट की और जो हमारी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है उसमें क्या गैप है। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए हमारे क्या क्या गैप्स आ रहे हैं, कहाँ हम लैक कर रहे हैं, उस चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे विथ थोरो एनालिसिस। और उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस। तो ये क्या है? ये इफेक्टिव वे है ये डिटरमाइन करने के लिए करंट एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस में कितना गैप है और किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स के, अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। ठीक है, ये क्या है? ये क्रिएटिव मेथड है टू नो एन ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स। मतलब अब हम अपने जो भी हमारा टॉप लेवल पे या मिडल लेवल पे या लोअर लेवल पे या हमारा या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं, उन सबको ये क्या करेगा? एनालाइज करेगा। ये आपके इंटरनल जो आपके इंटरनल फैक्टर्स है, जो आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, उसको भी ये एनालाइज करेगा एक सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस इट इज़ नॉट सो फार ऑफ फ्रॉम अ डॉक्टर ट्राइंग टू डायग्नोसिस देयर पेशेंट। जिस तरह से डॉक्टर अपने पेशेंट को डायग्नोज करता है, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें डायग्नोसिस करना होता है। तो ये क्या है? द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस इज टू इस्टेब्लिश वाइडली shared understanding of a system and based on understanding determine whether change is desirable। तो अब हम आते हैं विस्बर्ड्स मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस में। जो विस्बर्ड मॉडल है वो एक मतलब अमेरिकन बिजनेस एनालिस्ट ने डेवलप किया था, जिसका नाम था मार्विन आर विस्बर्ड 1976 में। क्या असेस करने के लिए कि परफॉर्मेंस कैसी है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसको एनालाइज करना, उसको एक्यूरेट करना। तो जो ये मॉडल है ये आप ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उन इश्यूज पे फोकस करने के लिए जो कि सीनियर मैनेजमेंट ने फोकस नहीं किया, जो उन्होंने अननोटिस छोड़ दिया, उन पे फोकस करने के लिए। तो यहाँ पे ये आता है कि जो ये मतलब किस चीज़ पे ये एग्जामिन करता है कि किस तरह से जो वर्क है वो हुआ है और व्हाट इज डन, मतलब क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो आते हैं ये 6 फ्रेमवर्क्स पे काम करते हैं। और वो 6 कौन कौन से हैं? पर्पसेस, स्ट्रक्चर, रिवॉर्ड्स, रिलेशनशिप, हेल्पफुल मैकेनिज्म एंड लीडरशिप। तो अब सबसे पहले हम आते हैं किसके ऊपर? पर्पस पे। तो पर्पस क्या है? यानी कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, चाहे वो फॉरमैन लेवल पे है, या कोई भी एम्प्लॉय है, उन सबको पर्पस पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का कि वो क्यों एग्जिस्ट करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके गोल्स क्या है, और अगर कोई प्रॉब्लम तो वो सब क्या है, वो सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? पर्पस, कि जो बिजनेस एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, कौन से मार्केट प्लेस में कर रहा है, कौन सी मार्केट को वो टारगेट करेगा, उसका मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। तो ये क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और जो भी तो यहाँ पे हम कुछ कंसिडरेशंस देखते हैं, जैसे कि व्हाई डू यू एग्जिस्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू सॉल्व फॉर पीपल, what is your target market, what is your vision statement, what is your mission statement, what are your strategic objectives।
फिर हम आते हैं सेकंड पे, जो कि है स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसके अंदर हम जैसे कि एक टॉप लेवल हो गया, एक मिडिल लेवल हो गया, एक फॉरमैन का हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है, उनकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब डिफाइन होती है कि वो किसको आंसरेबल होंगे, कौन अकाउंटेबल होगा उस चीज़ के लिए। तो वो सब क्या होते हैं, वो सब हमारे पास क्या होता है, वो स्ट्रक्चर में डिफाइन होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो द स्ट्रक्चर इज द डिज़ाइन ऑफ योर बिजनेस, दिस इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशनल हायरकी, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन टीम मेंबर्स, द डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स एंड द मैनेजमेंट टीयर्स। देयरफॉर द सिस्टम शुड गिव अ क्लियर आइडिया of the legal power and provide an accurate and fitting overview of how the organization's goals must be achieved and who is accountable. Besides, you should know business operations and their drawbacks in process development to keep business going. तो जो कंपनी है, a company should keep a formal setup even though mutual trust depends on informal relationships. तो हमारे पास अगर हम कुछ कंसिडरेशन, कुछ क्वेश्चंस देखें, जैसे कि इज द रेशियो ऑफ मैनेजमेंट टू टीम मेंबर करेक्ट, कि हाउ एफिशिएंट आर प्रोसेसेस विद इन द कंपनी, व्हाट आर योर करंट मार्जिन्स लाइक एंड कैन दे बी इम्प्रूव्ड। जैसे कि अब मैं कहूँ कि जो हमारे बिजनेस लेवल पे जो मैनेजमेंट है, जितने मैनेजर्स की हमें ज़रूरत है, क्या वो उतने नंबर ऑफ मैनेजर्स सफिशिएंट है, हम उसको इंडस्ट्री से कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक इंडस्ट्री, हमारा सेम सेगमेंट है, अगर हमारा जैसे हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोल की, और हम देख रहे हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो कोल है वो, और जब उसको सेल करता है तो वो जो इंडस्ट्री है वो उसको 70% मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन पे सेल कर रही है, और हमारा 60% ग्रॉस मार्जिन आ रहा है। तो हमारा जो ये 10% का डिफरेंस आ रहा है, तो इस चीज़ में कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, क्या जो मैनेजर है, क्या उसकी स्किल्स में डिफरेंस है, क्या उसने अपने रोल्स जो है वो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ के लिए क्या होगा, आंसरेबल होगा कि वो कहाँ पे लैक कर रहा है। तो हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमें करंट मार्जिन को हमने कंपेयर किया और फिर अपने इंटरनल जो सिस्टम है उसको एनालाइज किया कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सब हमारा किसके अंदर आता है, स्ट्रक्चर में। फिर हम उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मैनेजर्स की या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा नीड है, हम वहाँ पे उनको चेंज करेंगे। ठीक है। तो द नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिलेशनशिप मेंटेन करना सबसे ज़रूरी होता है। अब किन किन के साथ में, इन्वेस्टर्स के साथ में, डेटर्स के साथ में, क्रेडिटर्स के साथ में, एम्प्लॉयज़ के साथ में, या जितनी भी आउटसाइड पार्टीज़ हैं उन सब के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। उनके साथ में अब हम रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन करना, कि उनके साथ हम अपने विज़न को शेयर करेंगे, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या हमारे कस्टमर्स को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना एक रीजनेबल कॉस्ट पे, उनके साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेंटेन करना। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम को सडनली क्विकली सॉर्ट आउट करना। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर उनकी सैलरी टाइम टू टाइम देना, उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स देना, उनको मोटिवेट करना, उनके व्यूज़ को भी कंसीडर करना। ये क्या आ गया, एम्प्लॉयज़ की तरफ हमारा रिलेशनशिप हो गया। उनको अपना विज़न शेयर करना, मिशन बताना, ऑब्जेक्टिव्स बताना, गोल्स बताना। जब हम प्लानिंग करें तो उनको भी उसमें इन्वॉल्व करना। इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रिटर्न देना, टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करना, उनको ट्रस्ट करवाना कि उनका जो मनी है वो हमारी कंपनी में सेफ है, उनको उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब एक कस्टमर ये मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छे से मैनेज हो रहा है तो आपकी गुडविल इंक्रीज होगी, और गुडविल इंक्रीज होएगी तो आप जो है अच्छा अर्न कर सकोगे, क्योंकि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे पीपल जो स्किल्ड पर्सन है वो आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चाहेंगे कि वो जॉब करे या वो इन्वेस्ट करे। अगर आपकी कंपनी में अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा तो आप फर्दर एक्सपेंशन में हेल्प मिलेगी। अगर आपकी कंपनी में अच्छे लोग आएंगे, स्किल्ड लेबर आएगी, स्किल्ड पीपल आएंगे, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कम टाइम में एफिशिएंट मैनर में, इफेक्टिव मैनर में आप अचीव कर पाओगे। तो इसमें अगर हम कुछ कंसिडरेशन करें, जैसे कि हाउ रिलेशनशिप मैनेज, कि आप कैसे मैनेज करोगे, इंसेंटिव्स के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, या बाय वे ऑफ गुड रिटर्न। ठीक है। हाउ डू पीपल कम्युनिकेट
कम्युनिकेट हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो आपसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करोगे, क्या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे मीट करेगा, क्या वो उनको मोटिवेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहा है, क्या वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है अगर कुछ न्यू अपनी कंपनी में लेके आ रहा है, हाउ डू टीम मेंबर्स इंटरेक्ट, एक दूसरे के साथ में टीम मेंबर्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे, हाउ डू यू सेटल कन्फ्लिक्ट्स, अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो आप किस तरह से सेटल करोगे, क्या पॉलिसीज क्या प्रोसीजर्स को आप फॉलो करोगे, और आर देयर सिलोज प्रेजेंट। तो मूविंग टूवर्ड्स रिवॉर्ड्स, जो रिवॉर्ड्स होता है वो अल्टीमेटली एक मोटिवेशन का काम करता है, एक एम्प्लॉई को सबसे ज़्यादा मोटिवेट उसको रिवॉर्ड करेगा, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, अच्छी दे रहा है, तो वो एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाए। अप्रिशिएट आप कैसे कर सकते हो, थ्रू इंसेंटिव्स, थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू, ठीक है। आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिवॉर्ड्स दोनों तरह के दे सकते हो। अगर वो अच्छा परफॉर्म, अगर उसको रिवॉर्ड मिलेगा तो वो पर्सन भी, वो एम्प्लॉय भी आपका क्या होगा, मोटिवेट फील करेगा और वो नेक्स्ट टाइम और बेटर परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्म करेगा, और जो बाकी कंपटीटर्स, जो बाकी एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी उस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट देंगे। तो हमारे पास क्या आता है कि हाउ आर द टीम रिवॉर्डेड, कैसे टीम को आप रिवॉर्ड करोगे, क्या उनको कोई बोनस वगैरह दोगे या कोई रेम्यूनरेशन वगैरह दोगे, और आपको ये भी देखना है कि अगर कोई आपने अचीवमेंट करी थी, क्या आपने उस पर प्रॉपर रिवॉर्ड्स वगैरह उनको दिए, कोई आपका जो अचीवमेंट है वो अननोटिस तो नहीं रह गया है, जिससे वो आपकी एक वीकनेस होगी। तो आपको ये सब चीज़ें कंसीडर करनी है जिससे आप अपने इंटरनल सिस्टम को क्या कर सको, स्ट्रॉन्ग कर सको। फिर आता है हमारे पास लीडरशिप। लीडरशिप जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब लीडरशिप में हमारे पास लीडरशिप के दो स्टाइल होते हैं, एक होता है ऑटोक्रेटिक, एक होता है डेमोक्रेटिक। यानी कि एक होता है कि फ्रीडम है, एम्प्लॉयज़ को भी फ्रीडम है कि वो अपनी बात रख सकते हैं कि हम इस काम को इस तरह से करना चाहते हैं, और एक होता है ऑटोक्रेटिक कि आपको ऑर्डर में दे दिया कि आपको ऐसे ही करना है, यही प्रोसीजर में करना है, इतने टाइम पे ये हो जाना चाहिए। अब डेमोक्रेटिक में क्या होगा कि आपने बोल दिया कि हमें ये काम चाहिए, आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और आप कहीं पर भी बैठ के कैसे भी ये काम कर सकते हो, जैसे कि गूगल है वो आपको एक प्रोवाइड करता है सर्विसेज, एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम है कि उसको बस ये काम करना है, कहीं पे भी बैठ के कैसे भी कर सकता है, ठीक है। और तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हो गया। और ऑटोक्रेटिक में आ गया कि जहाँ पे आपको ऑर्डर दिया गया कि आपको इसी तरह से करना है, यही प्रोसीजर फॉलो करना है, इतना करना ही करना है आज, तो ये सब हो गया। तो हाउ डू मैनेजर्स विद इन द बिजनेस बिहेव, कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में, क्या वो सही डिसीजन ले रहे हैं, करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, कोई बायसनेस क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं ना वो, ठीक है। आर द कंपनी वैल्यूज ऑन डिस्प्ले इन देयर इंट्रैक्शन, क्या जो मतलब लीडर्स है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के साथ में, उनको चेक कर रहे हैं, बीच बीच में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे प्रॉपरली। डू मैनेजर्स ऑल नो एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी, क्या मैनेजर्स को खुद को सब कुछ विजन मिशन ये सब बिल्कुल क्लियर है, और क्या स्ट्रैटेजी मतलब टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है वो उनको क्लियर है, अगर वो उनको क्लियर होगी तभी वो फॉर्मेंस के थ्रू एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। डू टीम मेंबर्स फील सपोर्टेड एंड नर्चर्ड टू बी सक्सेसफुल, क्या जो टीम मेंबर्स है जो उनके अंडर काम कर रहे हैं या एक साथ कर रहे हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं, वो उनकी बात को वो सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये सब आपको एनालाइज करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फिर आता है हमारे पास हेल्पफुल मैकेनिज्म। हेल्पफुल मैकेनिज्म जनरली हम इसमें दो चीज़ें देखते हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है प्रोसेसेस। अब सिस्टम क्या हो गया, जैसे कि सिस्टम कि हमें इस तरह से ये काम कर रहा है, ये हमारा ये सिस्टम है। प्रोसेस क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कि आपको फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, वो हो गया प्रोसेस, ठीक है। सिस्टम में जैसे कि मैंने बोला कि हमारी कंपनी में ERP लगता है, यानी कि हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हमारे यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक सिस्टम है कि जैसे कि अगर रॉ मटेरियल मेरा 20,000 यूनिट से अगर कम जाता है तो ऑर्डर चला जाएगा सप्लायर के पास में, और वो हमारे को क्या करेगा, वो सेंड कर देगा। तो ये क्या है, ये सिस्टम है। प्रोसेस क्या है कि मतलब पहले जो है वो हमारा पहले जैसे सेल्स होएगी, सेल्स के बाद हमारा अकाउंट्स में जाएगा, कि मतलब एक प्रोसेस है कि सबसे पहले ये फॉर्मुलेट होएगा, फिर उसके बाद हम इसकी मार्केटिंग करेंगे। तो अब ये दोनों चीज़ें हमें टाइम टू टाइम चेक करनी है,
टाइम टू टाइम चेंजेस करने हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, डायनामिक है। अगर हमारी जो ये टेक्नोलॉजी, स्किल्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, और ये हमें टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि व्हाट सिस्टम्स आर करंटली इन प्लेस टू सपोर्ट द बिजनेस, हाउ ऑफन आर सिस्टम्स रिव्यूड, what processes are in place, what is the feedback from team members about systems and processes। फिर हम आते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस यही है कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को। अगर आपने वो इंटरनल एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में आप compete कर सकते हो ईजिली। तो ये आपके लिए एक सक्सेसफुल टूल बन जाएगा, और जो कंपनी है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो अर्न कर सकती है ओवर इट्स राइवल्स। डिसएडवांटेज ये है कि ये इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ये फोकस इतना नहीं करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।